गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हमारा साइंस का चैप्टर ए ऑफ वाटर एंड वेदर के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को समझेंगे। ओके नाउ बच्चों अब हमारा 5th क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन क्या होता है, एंड राइट द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। और ये जो इवेपोरेशन है वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड होता है। मैंने आपको इससे पहले वाटर साइकिल वाला जो वीडियो बनाया था उसमें इवेपोरेशन के बारे में समझाया था कि इवेपोरेशन क्या होता है। जब सन की हीट के कारण जो अर्थ सरफेस का वाटर होता है वो क्या होता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द evaporation. Okay, तो evaporation is the process by which water changes from a liquid to a gas or vapors. ओके यानी ये वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में या फिर वाटर वेपर्स, एक ही बात है। और ये वाटर जो होता है वाटर वेपर्स में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ड्यू टू सन हीट। ओके अब हमें बताना है फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो एवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब ये है कि देखो आप जब कपड़ों को गुड़ी मुड़ी करके सन में डालते हो तो कपड़े देर से सूखते हैं, और जब आप कपड़ों को फैला के डालते हो तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसका मतलब ये होता है सरफेस एरिया। ओके दूसरा है टेम्परेचर। अगर आप जैसे धूप में कपड़ों को डालेंगे तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, और अगर आप कपड़ों को छाया में डालोगे तो कपड़े देर से सूखेंगे। तो इसका मतलब इवेपोरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या कहते हैं, जो मॉइस्चर होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो कपड़े देर से सूखेंगे। इसीलिए आप देखो रेनी सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है ना तो कपड़े देर से सूखते हैं, और जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। ओके एंड स्पीड ऑफ द विंड। और अगर हम स्पीड यानी अगर हवा ज्यादा चल रही होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जैसा कि आप देखते हो जब कपड़े हम पंखे में डालते तो कपड़े जल्दी जल्दी सूखने लगते हैं, है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को। और तेज हवा चलती है तो भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद इंक्रीजेस इन सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड। तो इस तरह से हमने समझा कि इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होगा, इंक्रीज माने ज्यादा बढ़ जाएगा जब उसका हम सरफेस एरिया बढ़ा दें। ठीक है, यानी जैसे कोई भी चीज उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और यदि हवा की स्पीड ज्यादा हुई तो भी इवेपोरेशन ज्यादा होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हाँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। ओके 6th क्वेश्चन इज हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, कि बादल कैसे बनते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस का वाटर होता है सन हीट के कारण इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो वाटर वेपर्स होती हैं इसमें क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, मैंने समझाया ना इससे पहली वाली वीडियो में, जैसे कि एयर एक्सपेंड हो जाता है और जो वेपर्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, हल्की हो जाती है, और हमेशा ये कहाँ होती है, ऊपर की तरफ अपवर्ड्स फिर जाती हैं। ओके अब उसके बाद अब हम समझते हैं कि क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एज द हॉट एयर कंटेनिंग वाटर वेपर्स। ठीक है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, जो हॉट एयर होती है वाटर वेपर्स की, जो वाटर वेपर्स क्या है, हॉट एयर ही तो है, तो ये जो हॉट एयर होती है उससे बनते हैं। इन इट्स राइजेस अप। अब ये जो वाटर वेपर्स जो होती है मैंने आपको समझाया ना, ये हमेशा क्या होगी, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि जो गर्म एयर होती है वो हल्की होती है ना, कूल्स। उसके बाद ये जो एयर होगी वो क्या होगी, ठंडी होगी, और कंडेंस ऑन द डस्ट पार्टिकल्स। और जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर कंडेंस्ड हो जाती है, यानी ठंडी होके जम जाती है। अब वही होता है फिर ये सारे जो डस्ट पार्टिकल्स है जिसके ऊपर वाटर वेपर्स ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कंडेंस्ड हो गई है, ये सभी मिलके फिर क्या बना देते हैं, एक क्लाउड्स का फॉर्मेशन बना देते हैं। बच्चों अगर आपको ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन और अच्छे से समझना है तो मेरा जो वीडियो है वाटर साइकिल वाला वीडियो, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने उसमें बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉग, ड्यू, मिस्ट एंड फ्रॉस्ट। यानी फॉग, ड्यू, मिस्ट और फ्रॉस्ट में क्या डिफरेंशिएशन होता है, हमको ये क्लियर करना है। हमने अभी इससे थोड़ी देर पहले ये समझा कि जो वाटर वेपर्स होती है ये गर्म होती है और ये
ऊपर की तरफ जाती है। फिर क्या होता है, एटमॉस्फेयर जब ठंडा होता है तो ये वाटर वेपर्स क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन बनाती है। लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन ना बन के जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है तो उससे इन सब चीज़ों का फॉर्म्ड होता है। अब कैसे, देखो जैसे कि ड्यू इज फॉर्म व्हेन द टेम्परेचर इज लो एंड वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि बच्चों क्या है कि जब टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफी क्या होता है, लो होता है, टेम्परेचर लो होता है, ये तो ये वाटर वेपर्स ऊपर तक जा ही नहीं पाते। उससे पहले ही ये क्या होती है, जो नीचे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ये कंडेंस हो जाती है। कंडेंस माने जमा हो जाती है। जैसे कि आप कभी कभी अर्ली इन द मॉर्निंग में आप देखते हो कि जो प्लांट्स और फ्लावर्स होते हैं उस पर आप कहते हैं ना ओस की बूंदें, वो जो ओस की बूंदे आप देखते हो ना, छोटे छोटे ड्रॉप्स जो होते हैं वो ही ड्यू कहलाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं। जैसे कि आप गाड़ियों के ऊपर देखते हैं ना, पानी छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में जमा हो जाता है, वही तो ड्यू होता है। और फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्रॉस्ट इज फॉर्म व्हेन द ड्यू पॉइंट इज बिलो फ्रीजिंग। यानी जो ओस की बूंदे हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बर्फ के पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि दस ड्यू टर्न्स इनटू दैट इज वाटर वेपर्स फ्रीजेस विदाउट बिकमिंग ए लिक्विड फर्स्ट। यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा लो था कि जो वाटर वेपर्स थी वो ड्यू में कन्वर्ट ना होकर, यानी पानी के ड्रॉप्स में, ठंडी पानी के ड्रॉप्स में कन्वर्ट ना होकर सीधे क्या हो गई, फ्रीजेस हो गई। यानी वो जम गई बर्फ के छोटे छोटे पीसेस में। यानी जब हम देखते हैं इससे क्या होता है बेटा, जो फसलें होती है उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसके ऊपर बर्फ के छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं ना वो जमा हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अ फ्रॉस्ट। ओके, अब फॉग कैसे बनता है, देखो फॉग इज अ क्लाउड फ्लोटिंग जस्ट अबव द ग्राउंड। फॉग का मतलब ये होता है कि जमीन के ऊपर जब एक बादल जैसा जमा हो जाता है, बादल जैसा हमको दिखाई देता है फ्लोट करता हुआ, वो दैट इज अ फॉग। फॉग भी क्या होता है, टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा लो होगा तो ये जो वाटर वेपर्स होंगी ये एटमॉस्फेयर में ही फ्रीज होने लग जाती हैं। ओके, यानी when water vapors condense around bits of dust floating close to the ground forming misty fog। वाटर वेपर्स थी वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई उन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर, और उन्होंने एक क्या फॉर्मेशन बना दिया, फॉग का फॉर्मेशन हो गया, एक उड़ता छोटा बादल। अब हम मिस्ट और फॉग में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। आई थिंक ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। अब हम फॉग और मिस्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। फॉग का मतलब ये होता है कि इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी टू लेस देन 1 किलोमीटर। यानी जब हमें 1 किलोमीटर में भी कोई चीज बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, दैट इज फॉग। लेकिन मिस्ट क्या होता है, इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी टू लेस देन बिटवीन 1 and 2 किलोमीटर। और जब 1 से 2 किलोमीटर के बीच का कुछ ना दिखाई दे तो वो मिस्ट कहलाता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज फॉग इज थिकर देन मिस्ट। यानी फॉग में तो हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता है, जबकि मिस्ट क्या है, इट इज थिनर देन फॉग। लेकिन ये फॉग के कंपैरिजन में थोड़ा थिनर होता है, तो उसमें हमें थोड़ा 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 दिखाई देता है। फॉग हैज स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इन कंपैरिजन टू द मिस्ट। मतलब कि फॉग में जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स जो कंडेंस्ड हो जाती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं साइज में, इसीलिए तो वो ज़्यादा डेंस होता है फॉग जो होता है। और मिस्ट हैज़ लार्जर ड्रॉपलेट्स, फॉग के कंपैरिजन में कैसी होती हैं, इसकी ड्रॉपलेट्स बड़ी होती हैं, जिससे हमें थोड़ा थोड़ा मिस्ट के अंदर दिखाई देता है। तो अब आया ना आपको समझ में फॉग और मिस्ट में क्या फ़र्क होता है बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, ठीक है, इन चारों क्वेश्चंस को समझेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।